और अब हमें सबसे पहले यूनजियांग को दिखाया जाता है जो कि पहुंच चुकी होती है ज़ेन डिसाइपल के साथ में फाइट करने के लिए, जो दोनों ही अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुके होते हैं और इन दोनों के बीच में होने वाली एक बहुत ही गजब के लेवल की फाइट, जहां पर यूनजियांग सबसे पहले अपनी इस वॉर्ड को निकालकर तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है, जो दोनों ही एक दूसरे के साथ में बड़े ही खतरनाक तरीके से टकरा भी रहे थे। यूनजियांग के ऊपर जैसे अटैक हुआ होता है तो वो तो बड़े ही आसानी के साथ में खुद को संभाल लेती है और पलक झपकते ही अपनी इस वॉर्ड से अटैक करने के लिए इस बंदे के पास में भी चली जाती है, जिनके बीच में अब गॉड लेवल की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इसी बीच अब हमें दिखाया जाता है चिनमू और ग्रैंड एल्डर को, जहाँ पर चिनमू उनसे ये कह रहा होता है कि एंसेस्टर अब क्योंकि 2 सेक्ट आ ही चुके हैं इंपीरियल एकेडमी के दरवाजे को ब्लॉक करने के लिए, तो फिर क्या हमारे हेवनली डीमन सेक्ट को भी ऐसा करना चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो सेक्ट का यंग सेक्ट लीडर होने के नाते मुझे ही इसकी पहल करनी होगी और एकेडमी के गेट को ब्लॉक करना होगा, तभी जाकर हमारी सेक्ट की ताकत के बारे में इन सभी लोगों को पता चलेगा। जो बात सुनकर तभी ग्रैंड एल्डर चिनमू से ये कहने लगते हैं कि वैसे चिनमू तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे अलावा इस एकेडमी के अंदर और कोई भी नहीं होगा जो कि ज़ेन डिसाइपल को हरा पाएगा? जो बात सुनकर चिनमू भी शॉक हो जाता है, यानी कि इस एकेडमी के अंदर और भी कोई ऐसा है। ये हम लोग ज़ेन डिसाइपल को देख पाते हैं जो कि अपनी एक काफी खतरनाक सील फॉर्मेशन टेक्निक को यूज करने वाला था, जो टेक वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जैसे ये हमला यूनजियांग से टकराने वाला था तो वो तो वहाँ से तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर जाने लगते हैं ज़ेन डिसाइपल पर हमला करने के लिए, जहाँ पर यूनजियांग उसके ऊपर एक डायरेक्शन से नहीं बल्कि कई सारे डायरेक्शन से हमला कर रही थी। यूनजियांग उससे कहने लगती है कि तुमने दूसरे लोगों से सीखा भी तो ये सीखा कि जाकर एकेडमी के दरवाजे को ब्लॉक कर लो, ये तो अच्छी बात नहीं है और तुम्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए था। जिसके केवल एक ही अटैक से ये डिसाइपल नीचे भी आ जाता है और चिनमू कहने लगता है एंसेस्टर से कि जब सभी के सभी मेजर सेक्ट ऐसा कर रहे हैं फिर आकर मैं ऐसा क्यों ना करूं, हमें भी ऐसा करना चाहिए और मैं इसकी पहल करना चाहता हूं। वो ये सब कुछ इस वजह से कर रहा था ताकि एंसेस्टर इस बात के लिए मान जाए कि एम्परर एक लेसन देने के लिए या फिर लेक्चर देने के लिए आ जाए, जिसकी वजह से एंसेस्टर तुरंत ही अपनी गोस्ट टेक्निक का यूज करते हैं और चिनमू को पकड़ के यहाँ से ले जाते हैं। और दूसरी तरफ जो यूनजियांग और ज़ेन डिसाइपल के बीच में फाइट चल रही थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी, क्योंकि ये ज़ेन डिसाइपल यूनजियांग को अपनी कैद के अंदर कैद करने वाला था। लेकिन यूनजियांग भी कोई कमजोर बंदी तो थी नहीं, वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और उसकी स्वॉर्ड टेक्निक भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिसकी मदद से उसने यहाँ पर अपनी 1000 ऑफ स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि हजारों स्वॉर्ड जाती है और इस डिसाइपल की बॉडी से टकराने लगती है। और यहाँ पर अब ये साफ साफ नजर आ रहा था कि उसने अपने किसी थ्रेड का यूज किया है इन सभी को कैद करने के लिए, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि इस टेक्निक को यूज करना केवल एक ही शख्स जानता है और वो है ग्रैनी शी। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड एल्डर बातें कर रहे होते हैं दूसरे एल्डर से चिनमू के बारे में। ये लड़का हमेशा ही ऐसे बातें करता है जो कि मुझे हंसने पर मजबूर तो कर देती है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि मैं उसके सामने चाहकर भी हंस नहीं पाता, लेकिन उसके अंदर इतना ज्यादा ज्ञान भरा पड़ा है और उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है वो सिर्फ और सिर्फ उन बूढ़ी लोगों से ही शिक्षा लेने के लायक था। लोगों ने चिनमू को जो ज्ञान दिया है उसकी बराबरी तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अब सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो कोई भी रिबेल बनने की कोशिश कर रहा है, जो कोई भी हमें ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले उन आस्तीन के सांपों के फनों को कुचलना होगा। जिसके अगले ही सीन में हम लोग देख पाते हैं ज़ेन डिसाइपल को जो कि अब पूरी तरीके से फंस चुका था और अगर वो जरा सी भी मूवमेंट करेगा तो यहीं पर ही मारा जाएगा, जिसे बचाने के लिए उसके मास्टर यानी कि ज़ेन मास्टर को आना ही पड़ता है। इसी वजह से आखिरकार ये ज़ेन डिसाइपल भी हार मान लेता है क्योंकि वो यूनजियांग का मुकाबला कर नहीं पाएगा। हम लोग एंसेस्टर को देख पाते हैं जिनसे वो दूसरे एल्डर ये कहने लग जाते हैं कि आने वाले 2 महीनों के अंदर आप रिटायर भी हो जाओगे। एंसेस्टर कहते हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा और फिर यहाँ की बाकी की जिम्मेदारी दूसरे लोगों पर चली जाएंगे और मेरे जाने के बाद मुझे यही चिंता लगी रहेगी कि हमारे यंग सेक्ट लीडर का ख्याल कौन रखेगा, वो किस तरीके से अपने समय को आगे बढ़ाएगा, उसे आखिर बातों को कौन समझाएगा। जिसके फिर अगले ही सीन में हम लोग देख पाते हैं चिनमू और हुलिंगर को, जिन दोनों को ही उठा के दूसरी जगह पे पटक दिया गया था, जहाँ पर हुलिंगर चिनमू से ये कहने लगती है कि यंग मास्टर ये हम लोगों को अब क्या करना चाहिए और हम लोग क्या करने वाले हैं। चिनमू कहता है कि देखो वो जो ब्लू बुल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से उससे फाइट में हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी हो जाएगा। लेकिन मुझे मेरे फार्मासिस्ट ग्रैंडपा की बातें अच्छे तरीके से याद है क्योंकि उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जब हम किसी को हराना
नहीं सकते तो उसको जहर दे दो, वो अपने आप ही हार जाएगा। वुलिंगर कहती है कि यंग मास्टर क्या हम लोग वाकई में दोबारा से उस बुल के साथ में बढ़ने के लिए जा रहे हैं? मुझे तो उसके सामने जाने में बहुत डर लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिन्मो कहता है कि लेकिन अब क्योंकि मैं सोच चुका हूँ कि मुझे उसे ड्रैगन की सलाइवा को लेना ही है, तो मुझे कुछ भी करके उस ब्लू बुल के पास में जाना होगा और उसको लेकर भी आना होगा, क्योंकि उसकी सलाइवा के अंदर बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टीज है। वो किसी के भी घाव को इतनी जल्दी हील कर सकता है जितना कि हम कभी सोच भी नहीं सकते, और फ्यूचर में हो सकता है कि मैं उसी की मदद से अपने ग्रैंड पास की भी हेल्प कर सकूं, ताकि उन लोगों के शरीर के जो हिस्से उनसे अलग हो गए थे मैं उन्हें दोबारा से जोड़ भी सकूं। इसी वजह से अब चिन्मू को सबसे पहले यहाँ से जाना होगा मेडिकल हॉल के अंदर। चिन्मू के मेडिसिन को लेकर जाने लगता है, जिसके बारे में हुलिंगर कहती है कि यंग मास्टर क्या आपको इस बात पर पूरा यकीन है कि इस मेडिसिन की मदद से आप इतने बड़े साइज के उस ब्लू बुल को नॉक डाउन भी कर पाओगे? जिससे कि चिन्मू कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसको कहा जाता है लॉस्ट सोल इंसेंस, जो कि एक एनेस्थेटिक होती है, यानी कि किसी को भी बेहोश करने के लिए काफी है। चिन्मू कहता है कि एक बार मेरे फार्मासिस्ट ग्रैंडपा ने इसका यूज किया था एक फ्लड ड्रैगन को रोकने के लिए, और जब ये मेडिसिन एक ड्रैगन को भी नॉकडाउन कर सकती है फिर आके ये बुल कहाँ ही लगेगा। लेकिन इसको रिफाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है एक फर्नेस की, ताकि मैं इसको रिफाइन कर सकूं और इसके अंदर के पॉइजन को भी हटा सकूं। जिससे कि चिन्मू अब यहाँ से पहुंच चुका होता है अकेडमी के फार्मेसी डिपार्टमेंट में, जहाँ के मास्टर चिन्मू को देखते ही कहने लगते हैं कि अरे डिवाइन डॉक्टर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आप यहाँ पर कोई मेडिसिन बनाने के लिए आए हो? जिससे कि चिन्मू कहता है कि हाँ मास्टर, मैं यहाँ पर अपने एक छोटे से काम के लिए आया हूँ और मैं कुछ समय के लिए आपकी एक शील्ड फर्नेस का यूज करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? जो बात सुनकर वो मास्टर कहने लगते हैं कि आपको तो ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था, आप बेशक जो कुछ भी करना चाहते हो सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। जो चिन्मू को यहाँ पर बना हुआ सबसे बेस्ट सील्ड फर्नेस दिखाने लगते हैं, जिसको इतना ज्यादा खास तरीके से बनाया गया होता है कि इसके अंदर हवा तो 1% भी नहीं जा सकती। तो मास्टर चिन्मू से ये कहने लगते हैं कि वैसे आप जो भी मेडिसिन यहाँ पर बनाने वाले हो, जिस तरीके को भी यूज करने वाले हो, क्या मैं उसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ कुछ और लोगों को इसके बारे में सिखाने के लिए? जिनके इशारा करते ही यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट छुपे हुए थे वो तुरंत ही सामने आ जाते हैं, जिसके तुरंत बाद अब चिन्मू उन तत्वों को बताने लगता है जिसके लिए उसे ये मेडिसिन बनाने की जरूरत पड़ी थी। जिन सभी को मिलाकर उनके सेंस को निकाल कर अब उसने भेजना स्टार्ट कर दिया होता है इसी सील्ड फर्नेस के अंदर, जिसे यहाँ पर मौजूद लोग लिखते जा रहे थे, उसको समझते जा रहे थे। जिनमें से एक मास्टर कहते हैं कि लिटिल डिवाइन डॉक्टर की ये जो टेक्निक है वो सच में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की है, और क्योंकि चिन्मू हर एक चीज में परफेक्ट होता है इसी वजह से वो बड़ी ही आसानी के साथ में जिन जिन तत्वों की जरूरत पड़ रही थी वो उनको उसी फर्नेस के अंदर डालते भी जा रहा था। जब वाटर की जरूरत पड़ती है तो वो वाटर डाल देता है, और जब फायर की जरूरत पड़ती है तो वो फायर भी डाल देता है। जहाँ पर अब आखिरकार उसका काम पूरा हो चुका था, इसी वजह से वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि अब आपको थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जो बनाया है वो थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है। जिसके तुरंत ही बाद अब चिन्मू उस फर्नेस के अंदर से अपनी मेडिसिन को निकाल कर एक छोटी सी बोतल के अंदर रख लिया था, क्योंकि ये चीज खतरनाक होती है। और चिन्मू को ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने एक नई टेक्निक को और एक नई मेडिसिन को बनाना भी सीख लिया था। जिसे चिन्मू बनाते ही तुरंत ही बोतल का ढक्कन बंद भी कर देता है और कहता है कि अब मैं तैयार हूँ। और चिन्मू अब तुरंत ही मास्टर से विदा लेकर यहाँ से जाने भी लगता है, और इन सभी लोगों में जो इनके मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या तुम लोगों को अच्छे तरीके से याद है कि डिवाइन डॉक्टर ने क्या क्या किया था और क्या क्या कहा था? जिनमें से एक बंदा कहता है कि हाँ मुझे अच्छे तरीके से याद है, लेकिन जब उन्होंने हमसे पीछे हटने के लिए कहा था अब हम उस मेडिसिन को कलेक्ट करने की टेक्निक को ठीक तरीके से देख नहीं पाए थे कि आखिर उसको कलेक्ट कैसे किया गया था। जो बात सुनकर वो मास्टर कहते हैं कि मेरे ख्याल से वैसे कलेक्शन वाली चीज इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो भी मेडिसिन है जो कि लिटिल डिवाइन डॉक्टर के द्वारा बनाई गई है वो बहुत ही गजब की लेवल की हो गई। जिसके तुरंत ही बाद अब चिन्मू यहाँ से उस ब्लू बुल को पकड़ने के लिए भी पहुंच चुका था। यहाँ पर जाते हुए वो ये भी कह रहा था कि मैंने जिस लॉस्ट सोल इंसेंस को बनाया था उसे बनाने में और यूज करने में बहुत ही ज्यादा सावधानियों को भी बरतना पड़ता है, क्योंकि केवल एक हल्का सा असर होने की वजह से चिन्मू को तो छींके भी आने लगे थे। चिन्मू कह रहा था कि वो लोग मुझसे लगातार ही मेरी टेक्निक के बारे में और इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि किसी भी मेडिसिन की मेडिसिनल थ्योरी क्या कहती है, वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए, तो ये चीज जरूरी है। खैर छोड़ो, अब हमें सबसे पहले उस बुल का गेम बजाना होगा, जहाँ से चिन्मू अब
भागते हुए तुरंत ही उस बुल के करीब पहुंच ही चुका था, जो कि आराम से एक जगह पे बैठा हुआ था और उसे तुरंत ही एहसास हो चुका होता है किसी के आने का। लेकिन चिन्मू तो उसे पकड़ने के लिए अपनी एक चाल का यूज कर रहा था, जिसके फिर अगले ही सीन में हमें फार्मेसी डिपार्टमेंट का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी के सभी मास्टर उसी मेडिसिन को बनाने की कोशिश करने लगते हैं जिसे चिन्मू ने बनाया था, और वो लोग सेम उसी तरीके को ही यूज कर रहे होते हैं। बनाने के बाद जब उसको कलेक्ट करने की बारी आती है तो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसको कलेक्ट कैसे किया जाए, जिसकी वजह से यहाँ के जो हेड मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि चिंता मत करो और फर्नेस को ओपन कर दो। लेकिन इनमें से किसी को भी ये पता नहीं होता कि वो लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। वो फर्नेस जैसे ही ओपन होता है तो उसके अंदर से काफी खतरनाक लेवल की गैसेस निकलने लगती है। वो मास्टर तो सबसे पहले ये सोच रहा था कि इसकी फ्रेग्रेंस कितनी ज्यादा गजब की है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने सच में एक डिवाइन मेडिसिन को बना लिया, जिनमें से एक डिसाइपल तभी सोचने लगता है और देखने लगता है कि डिवाइन डॉक्टर ने जो मेडिसिन बनाई थी वो किसी मिस्ट के रूप में तो थी नहीं, क्योंकि वो उसे एक बोतल में रखकर ले गए थे। जिस मोमेंट पर अब तभी अचानक से इस गैस के संपर्क में आने की वजह से यहाँ पर जितने भी मास्टर और जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी के सभी चक्कर खाकर नीचे गिरने लगते हैं, क्योंकि ये होता है एक पॉइजन। यहाँ के दरवाजे खुलने की वजह से अब तो ये मिस्ट चारों तरफ ही फैलने लगता है। बाहर की साइड में एक डिसाइपल होता है जो देखने के लिए जाता है कि अचानक से यहाँ पर क्या हो गया। दूसरे लोगों को चिल्लाकर बुलाता है, लेकिन उसके कुछ भी समझने से पहले वो खुद भी यहाँ पर बेहोश हो चुका था। वहाँ पर और भी कई सारे डिसाइपल आते हैं देखने के लिए, मदद करने के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी बच नहीं पाता। सभी के सभी लोग इसी मिस्ट का शिकार हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से आसपास के लोग भी उनकी हेल्प करने के लिए जाते हैं कि अचानक से इन लोगों को यह क्या होने लगा। लेकिन ये लोग भी गलती करते हैं और उस गैस के संपर्क में आने की वजह से किसी को सिर फील नहीं होता तो किसी को अपने पैर फील नहीं होते, और थोड़े ही समय में ये लोग भी बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि ये जो मिस्ट होती है वो चारों तरफ बड़ी ही तेजी के साथ में फैल रही थी। चारों तरफ ही अब तो भगदड़ मच जाती है, किसी को भी समझ में भी नहीं आता कि अचानक से क्या हुआ। एक मास्टर जो कि थोड़ी से समझदार होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि क्या किसी एनिमी ने हम पर हमला कर दिया। इसी वजह से वो एक बच्चे से कहने लगते हैं कि तुम्हें अब जल्दी से जाकर इसके बारे में खबर देनी होगी डायरेक्टर बाशान को, और वो अपने साथ में कुछ लोगों को ले जाते हैं यहाँ पर जो लोग भी फंस चुके हैं उनकी हेल्प करने के लिए। और वो जैसे ही पहुंच जाते हैं बेहोश हो चुके डिसाइपल्स के पास में तो उन्हें भी अपने सामने मिस्ट नजर आता है, और वो मास्टर भी इस मिस्ट से बच नहीं पाते क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक था। और ऐसा होने की वजह से अब अकेडमी के अंदर एक अलर्ट जारी कर दिया जाता है। अकेडमी में कोई एक आपदा आ चुकी है, जिसकी वजह से मास्टर लिंगयुन अब तुरंत ही यहाँ पर आ जाते हैं और वो देख रहे होते हैं पॉइजन को। वो सोचते हैं कि आखिर इतना ज्यादा खतरनाक पॉइजन किसने यहाँ पर फैलाया होगा, क्योंकि इस पॉइजन का मुकाबला मास्टर फाचिंग भी नहीं कर पाए थे, वो भी पॉइजन हो गए थे, जिसकी वजह से मास्टर लिंगयुन तुरंत के तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस टॉक्सिक को हटाने की कोशिश करने लगते हैं। और जब वो ऐसा कर ही रहे थे तो उसी मोमेंट पर वहाँ पर मास्टर बाशान भी पहुँचने वाले थे। मास्टर लिंगयुन से कहने लगते हैं कि ऐसा मत करना वरना तुम भी इसमें फंस जाओगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मास्टर लिंगयुन भी उस गैस से ग्रसित होकर अब नीचे गिर चुके थे। जहाँ पर देखो वहाँ पर चारों तरफ ही लोगों को बेहोशी नजर आते हैं, और ये गैस तो अब बहुत ही तेजी के साथ में पूरी की पूरी अकेडमी के अंदर फैलने भी लगती है। जो डिसाइपल अपनी पढ़ाई कर रहे थे, जो आराम कर रहे थे, सभी के सभी बेहोश हो चुके थे, और अलार्म को लगातार ही बजाया जा रहा था ताकि सभी के सभी लोग इसकी वजह से चौकन्ने हो जाएं। जिसके फिर जस्ट अगले ही सीन में अब हम लोगों को दिखाया जाता है उसी ब्लू बुल को, जो किसी जंगल के अंदर यहाँ से वहाँ पर घूम रहा होता है। जिस मोमेंट पर तभी फिर चिन्मो उसे गुमराह करने के लिए एक पत्थर मारता है और ये दिखाता है कि वो किसी जगह पे छुपा है, लेकिन एक्चुअली में तो चिन्मो अपने एक प्लान को बना चुका था, क्योंकि वो उसको फंसाना चाहता था। जैसे ये ब्लू बुल छुपी हुई झाड़ियों के पास में पहुंचने वाला था, चिन्मो उसके लिए काउंट डाउन कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर असल में उसी गैस का गुब्बारा रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये बेहोश होने वाला है। और वाकई में होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि उस गैस के फटते ही ये ब्लू बुल जैसा सांड बेहोश हो चुका था। लिंगर खुश होते हुए कहने लगती है कि यंग मास्टर आखिरकार हम लोगों ने कर दिखाया। उस गैस का काम खत्म होते ही चिन्मो वापस से उसे अपनी बोतल के अंदर रख लेता है ताकि किसी और को कोई नुकसान ना हो, लेकिन उसे अभी तक इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अकेडमी के अंदर क्या कारनामा हो चुका है। जिस मोमेंट पर अब तभी इन लोगों को उसी घंटे की आवाज भी आने लगती है, जिसको सुनते ही हुलिंगर कहती है कि यंग मास्टर क्या दोबारा से किसी एनिमी ने हम पर हमला कर दिया। चिन्मो कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन सबसे पहले हमें इस बुल को पकड़ के ड्रैगन के
हवाले करना होगा और उससे उसकी सलाइवा को लेना होगा। फिर देखते हैं कि असल में एकेडमी के अंदर क्या हुआ है। ये सब कुछ होते होते अब तो सुबह भी हो चुकी थी और हमें दिखाया जाता है मास्टर बाशान को, जो कि अभी भी इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या था, क्योंकि उन्हें अभी तक कोई भी एनिमी नहीं मिला था जिसने पॉइजन से हमला किया हो। फिर आकर ये पॉइजन आया तो आया कहाँ से? एकेडमी के अंदर जितने लोग भी हैं जो कि पॉइजन से ग्रसित नहीं हुए थे वो या तो ज्यादा संख्या में थे या फिर ज्यादा पावर वाले थे। तो मास्टर ये कह रहे होते हैं कि ये जो इंपीरियल एकेडमी है वो पूरी दुनिया की ग्रेटेस्ट एकेडमी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने बहुत ही बड़ी चाल बनाई हो हमारी इस शानदार एकेडमी को खत्म करने के लिए। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर एक इक्विपमेंट आकर सारे के सारे पॉइजन को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो मास्टर कहते हैं कि अच्छा हुआ जो कि हमारे पास में हमारे ग्रैंड एल्डर है, क्योंकि उनके अलावा और किसी में इतनी एबिलिटी ही नहीं थी कि वो इस पॉइजन को साफ कर पाते। मास्टर बाशान ये सोच रहे होते हैं कि ये सभी के सभी लोग मर चुके हैं, इसी वजह से उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जिस मोमेंट पर तभी उनके पास में ग्रैंड एल्डर आते हैं और वो ये कहते हैं कि इनमें से कोई भी मरा नहीं है, और आकर तुम क्यों बच्चों के जैसे रो रहे हो? जिससे कि वो मास्टर तुरंत ही जाते हैं और डिसाइपल्स की सांसों को चेक करने लगते हैं कि क्या वो सच में जिंदा है। वो जिंदा तो थे, लेकिन उन्हें ये बात सोच कर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये किया तो किया किसने। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि ये जो पॉइजन है वो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि पॉइजन किंग के हाथों से बनाया गया हो, इसी वजह से मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये आखिर किसने किया होगा। जिस मोमेंट पर तभी हम लोग वहीं से जाते हुए देख पाते हैं चिन्मो को, जो कि अपने कंधे पर उस बड़ी साइज के ब्लू बुल को लेकर जा रहा था। चिन्मो ग्रैंड एल्डर और मास्टर बाशान को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। तो चिन्मो तुरंत ही उस ब्लू बुल को फेंक कर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर चिन्मो को अपनी घोस्ट टेक्निक की मदद से यहीं पर लाकर पटक देते हैं, और वो जो मास्टर बाशान होते हैं वो ब्लू बुल को बचाने के चक्कर में उसके नीचे आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। और गुस्से के साथ में ये कहने लगते हैं कि बच्चे तुमने बहुत ही बड़ी गलती की है, तुमने आकर ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें कभी भी इस बात के लिए माफ नहीं करूंगा। जहाँ पर ग्रैंड एल्डर उसको रोक लेते हैं और ये कहते हैं जरा रुक जाओ, मैं इससे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। और वो चिन्मो से पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि आखिर पॉइजन को किसने यूज किया था। जैसे कि चिन्मो उनको ये बताने लग जाता है कि हाँ मैंने इस बुल को नॉकआउट करने के लिए पॉइजन का यूज किया था, लेकिन यहाँ पर ये जितने भी लोग बेहोश पड़े हैं उनका मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉइजन बहुत ही कम मात्रा में बनाया था। तो आखिर इतने सारे लोगों का एक साथ ही बेहोश होना ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। और असल बात तो यह है कि ये कोई पॉइजन नहीं था, ये लोग बहुत ही जल्द होश में भी आ जाएंगे। ग्रैंड एल्डर चिन्मो से कहते हैं कि तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम्हें एकेडमी के अंदर आए हुए अभी चंद दिन ही हुए हैं, और तुमने आज यहाँ पर पूरी की पूरी एकेडमी को ही उलट पलट के रख दिया था। यहाँ तक कि तुमने डॉर्मिटरी के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही बुरी तरीके से भी मारा था, कई सारी बिल्डिंग्स को भी तोड़ा, और खुद एम्परर के ही सामने तुमने लिंग्यून को भी मारा था। यहाँ तक कि इस बार तो तुमने बहुत ही ज्यादा हद पार कर दी है, क्योंकि तुम डायरेक्टर बाशान के भी माउंट तक पहुँच गए थे। तुम्हारी वजह से पूरा का पूरा मेडिकल हॉल ग्रसित हुआ, पूरी की पूरी एकेडमी ग्रसित हो गई। इस एकेडमी में जो कोई भी बच पाए हैं वो उनका सौभाग्य था, उनकी पावर थी। मुझे ये बताओ जरा, क्या तुम अगला टारगेट पूरी की पूरी कैपिटल को बनाना चाहते हो? चिन्मो मुझे तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे हैं। और एल्डर इस बार एकदम ही सीरियस होकर बात कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। चिन्मो अपने दिमाग में ये भी सोचने लग जाता है कि पूरे के पूरे कैपिटल को ड्रग करने के लिए आखिर उसको कितने बड़ी साइज के फर्नेस की जरूरत पड़ेगी, और उसके अंदर रिफाइन करने के लिए उसे कितना ज्यादा लॉस्ट सोल इंसेंस भी बनाना होगा। जो बात सुनकर तो एल्डर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, जिससे कि चिन्मो तुरंत ही उनसे कहने लगता है माफ कीजिए, लेकिन यहाँ पर ये जितने भी लोगों के ऊपर इस मेडिसिन का असर हुआ वो मैंने नहीं बनाई थी। लेकिन चिन्मो की बात पर ना तो मास्टर बाशान को यकीन हो रहा था और ना ही ग्रैंड एल्डर को। जिस मोमेंट पर अब तभी फिर डिसाइपल्स के बीच में ये खबर फैलने लगती है कि वो जो ज़ेन डिसाइपल और ज़ेन मास्टर थे वो यहाँ से जा चुके हैं, जिसका सीधा सीधा और साफ साफ मतलब तो यही है कि वो जो ज़ेन डिसाइपल था वो हार चुका है, किसी ने उसको हरा दिया। जो बात सुनकर सिस्टर यू कहने लग जाती है कि जिस तरीके से पिछली बार दाऊ डिसाइपल को हराने के बाद वो बंदा गायब हो चुका था, इसी तरीके से इस बार भी ज़ेन डिसाइपल को हराने वाला बंदा भी गायब हो जाएगा, जिसको देखने के लिए ये लोग तुरंत ही जाने लगते हैं। लेकिन ये दोनों ही मास्टर चिन्मो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्से के साथ में देख रहे थे। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर आ जाते हैं यूजियांग, और वो चिन्मो से ये कहने लगती है स्कॉलर चिन, क्या आपने ही आज यहाँ पर ज़ेन डिसाइपल को हराया? जिसकी बात को सभी लोग सुनने लगते हैं, लेकिन चिन्मो जवाब देता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जिस वक्त
उस जैन डिसाइपल को हराएगा। मुझे तो लेक्चर दिया जा रहा था ग्रैंड एल्डर के द्वारा। यूनजियांग कहती है कि मुझे यहाँ पर थोड़े समय पहले किसी चीज की फ्रेग्रेंस आ रही थी, लेकिन अब वो शायद गायब हो चुकी है, जिसका असर मुझ पर भी हुआ था, क्योंकि जब मैं होश में आई तो मुझे ये सुनने में आया कि उस जैन डिसाइपल को किसी ने हरा दिया। और मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्कॉलर चिन ही एकदम एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं। इसी वजह से माफ करना, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि चिनमू ने ही उस डिसाइपल को हराया होगा। लेकिन चिनमू अपने मन में ये सोचने लगता है कि जो लोग भी इस पॉइजन से इफेक्ट हुए थे उनकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा वीकनेस आ जानी चाहिए और वो एकदम पावरलेस फील करनी चाहिए। लेकिन इस लड़की के ऊपर तो मुझे कोई भी रिएक्शन ही नजर नहीं आ रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि इसके ऊपर पॉइजन का कोई भी असर नहीं हुआ था। फिर आखिर यूनजियांग यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश क्यों ही कर रही है। इसीलिए चिनमू के मन में ये ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी ने ही जैन डिसाइपल को हराया हो। लेकिन अगर शी यूनजियांग ने ऐसा किया, फिर आखिर वो चिनमू को इसका क्रेडिट क्यों देना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शो ऑफ करने की कोशिश कर रही हो, जिस मोमेंट पर ग्रैंड एल्डर चिनमू को एक चपेट लगा देते हैं। वो स्कॉलर यूनजियांग से कहते हैं कि तुम्हें जाकर अब आराम कर लेना चाहिए। और चिनमू अपने मन में सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रैंड एल्डर जिसके बारे में बात कर रहे थे ये वही हो। ऐसा होने की भी चांसेस हो सकते हैं कि ये भी चिनमू के होली सेक्ट से बिलोंग करती हो। चिनमू के मन में अब काफी सारे ख्याल चलने लगते हैं, क्योंकि इस लड़की का जो सरनेम होता है वो होता है शी, और इसे लोगों के सामने शो ऑफ करना भी पसंद है। जिस मोमेंट पर अब तभी फिर यहाँ पर होश में आ जाते हैं वो मास्टर जो कि मेडिसिन को बना रहे थे। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था, हम लोग तो डिवाइन डॉक्टर की मेडिसिन को बना रहे थे, आखिर हमारी मेडिसिन कहाँ गई और यहाँ पर क्या हुआ था। जिनकी बातों को सुनकर मास्टर बादशाह समझ जाते हैं कि यानी कि सारी की सारी गड़बड़ इन बुड्ढों ने ही मचाई थी। वो गुस्से के साथ में पूछते हैं कि आखिर तुम कौन सी डिवाइन मेडिसिन की बात कर रहे हो। ये कि बेहोश करने वाली दवा थी और तुम लोगों ने पूरी अकेडमी में तहलका मचा दिया था। अभी फिर ग्रैंड एल्डर चिनमू से पूछने लगते हैं कि क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुम ये बेहोश करने वाली दवा को क्यों बना रहे थे, या तुम स्पेशली मास्टर बादशाह के माउंट पर जाकर उनकी किसी चीज को चुराना चाहते थे। चिनमू कहता है कि मैं तो केवल मस्ती मजाक कर रहा था, मैं ट्राई कर रहा था कि क्या मैं उनके गार्डन से कुछ वेजिटेबल्स को चुरा सकता हूँ या नहीं। जो बात सुनकर मास्टर बादशाह कहते हैं कि फिर आकर तुमने वेजिटेबल्स को क्यों नहीं चुराया, उसके बजाय तुम मेरे ब्लू बुल को किडनैप करके ही ले जा रहे थे। अब तुम मुझसे ये मत कह देना कि तुम्हारे लिए मेरा बुल एक ही वेजिटेबल है। तभी सुप्रीम एल्डर मास्टर बादशाह से कहते हैं कि मुझे बताइए कि आप आखिर इसको क्या सजा देना चाहते हो ताकि ये अच्छे तरीके से पेश आए। जो बात सुनकर मास्टर बादशाह कहने लग जाते हैं ग्रैंड एल्डर से कि मैं तो इसको सजा के तौर पे खत्म करना चाहता हूँ। जो बात सुनते ही ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि अगर तुमने उसको जान से मारा तो मैं उससे पहले तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें अच्छे तरीके से पता नहीं है तो ये वही डिवाइन डॉक्टर है जिसने एम्पर की एम्प्रेस डोवेजर को ठीक किया था, और उसी के साथ साथ ये जो लड़का है वो है पॉइजन किंग का खुद का डिसाइपल। जो बात सुनते हैं मास्टर बादशाह तुरंत के तुरंत ही अपने बुल को उठाकर यहाँ से भाग जाते हैं। ग्रैंड एल्डर चिनमू से कहने लगते हैं कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मैं अब रिटायर होने पर आ चुका हूँ, और मैं अब ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यहाँ पर और कोई भी गड़बड़ हो, इसीलिए मैं सिर्फ इस बात की आशा कर सकता हूँ कि तुम अच्छे तरीके से पेश आओ। चिनमू कहता है कि लेकिन मुझे तो वो ड्रैगन की सलाइवा चाहिए थी। लेकिन चिनमू तो एल्डर की आवाज को सुनते ही शांत रह जाता है, जिसके फिर अगले ही सीन में अब हमें ग्रैंड एल्डर को मछलियां पकड़ते हुए दिखाया जाता है, और वो कहने लगते हैं कि शी अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एक्चुअली में यहाँ पर आ चुकी होती है ग्रैंड माँ, जो ग्रैंड एल्डर से कहते हैं कि मेरे चिनमू ने हराया था उसे दाओ डिसाइपल को, और यूनजियांग ने हरा दिया था उस जैन डिसाइपल को, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अब दाओ सेक्ट और जैन सेक्ट दोनों को ही हमारे होली सेक्ट की ताकत का अंदाजा हो गया होगा। लेकिन साफ साफ शब्दों में देखा जाए तो ये एकेडमी है वो पूरी तरीके से हार चुकी है। अब तो आप भी यहाँ से रिजाइन करने वाले हो और वापस जाने वाले हो अपने सेक्ट में। मैं आशा करती हूँ कि आप जल्द से जल्द चिनमू को थ्रोन पर बैठाओगे और उसे होली सेक्ट का नया राजा बना दोगे। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि जब तुम उसको इतना ज्यादा ही मिस करती हो फिर आकर उससे सामने जाकर क्यों नहीं मिलती। ग्रैंड माँ कहते हैं कि जब तक आप जैसा मास्टर उसके साथ में हो तो मुझे आकर उसकी सेफ्टी की क्या ही चिंता होगी, मैं तो उसको दूर से ही देख लेती हूँ, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा जो इनर डीमन है वो जाग चुका हो, इसी वजह से तुम ये करना नहीं चाहती। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि देखो जब थ्रोन सेरेमनी होगी तो वहाँ पर खुद ली टियानजिंग को आना होगा। जो बात तो ग्रैंड माँ भी समझती है कि हाँ ऐसा होगा, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये कैसे होता है। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि देखो अब हमारे सेक्ट का नया राजा बनने वाला है और मैं भी यहाँ से जाने वाला हूँ, इसी वजह से अब यहाँ का नया ग्रैंड डायरेक्टर भी बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ
पर कई सारे नए नए चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, जिसके फिर अगले ही सीन में अब हमें दिखाया जाता है स्नेक मास्टर को, जो कि अपने लॉर्ड को जाकर ये बता रहा था कि दाओ सेक्ट और ग्रेट साउंड सेक्ट दोनों के दोनों ही हार चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ यानगांग के ऊपर हमला अभी तक नहीं किया है हेवनली डीमन सेक्ट ने। जो बात सुनते ही उसका मास्टर कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि वो तो अपनी चाल को पहले से ही चल चुके हैं। स्नेक मास्टर कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दाओ डिसाइपल और ज़ेन डिसाइपल को हराने में सीक्रेटली इन लोगों ने ही हेल्प की हो सकता है कि जिसने भी इनको हराया हो वो हेवनली सेक्ट से ही बिलोंग करता हो। यानगांग एक कंट्री है और हेवनली डीमन सेक्ट एक छोटा सेक्ट है, लेकिन अगर ये दोनों ही मिल जाएंगे तो ये बहुत ही बड़ी मुसीबत को भी खड़ा कर देंगे। मास्टर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों ही सेक्ट मेरे हाथों में आकर गिरेंगे। इसके आगे की अमेजिंग स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।